करण मधु को अपनी बाहों में लिए खड़ा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करण से क्या कहे। वो बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। करण उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर बोला, तुम अच्छे से जानती हो मधु कि तुम बेकार की कोशिश कर रही हो। खुद को मेरी पकड़ से छुड़ाना तुम्हारे लिए शादी के पहले भी नामुमकिन था, और अब भी जब तक मैं ना चाहूं तुम मेरी पकड़ से खुद को आज़ाद नहीं कर सकती हो। और वैसे भी अब तो मेरे पास तुम्हें ऐसे पकड़ने का परमिट भी है। अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मधु नजरें झुकाया आहिस्ता से बोली। करण ने उसकी ठोंडी पर उंगली रखी और उसके चेहरे को अपनी ओर करके बोली, वही सुनना चाहता हूँ जो तुम्हारी आंखें मुझसे बार बार कहती है, पर जुबान कुछ नहीं बोल पाती। कल रात भी जब मैंने तुमसे हमारे अतीत की शादी की अग्नि में स्वाहा होने की बात कही थी, तो भी तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो ना मधु, क्या कहना चाह रही थी तुम्हारी आंखें? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया तो करण उसे अपने और करीब लाकर बोला, कल रात मैंने तुम्हारी कही हर बात के बारे में बहुत सोचा मधु। फिर अचानक मेरे दिल और दिमाग दोनों ने मुझसे कुछ सवाल किए। उन्हीं सवालों के जवाब जब तक तुम मुझे दे नहीं देती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे कोई रूम में आकर मुझे बेशर्म ही क्यों ना कहे। मधु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी तो करण उसकी आंखों में देखकर बोला, शादी के दिन तुमने मुझे रोहित समझकर ये कहा था कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, पर फिर भी तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी है। फिर तुमने मीरा की खातिर मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी होने के बाद तुमने रोहित से ये कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर कल रात तुमने मुझसे कहा कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी शादी हो चुकी है। मधु ये सब सुनकर पलकें झपकाना भी भूल गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण को देखने लगी। करण उसके चेहरे के बदलते भावों को बहुत ध्यान से देख रहा था। मधु उससे नजरें चुराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। समझ तो तुम्हें सब कुछ आ रहा है मधु, बस अनजान बनने का नाटक कर रही हो, पर कोई बात नहीं। अगर तुम्हें सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अब मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में सवाल करता हूँ, जिसका जवाब मुझे भी बिल्कुल साफ साफ ही चाहिए, समझी तुम? हे भोलेनाथ, ये तो बिजनेसमैन से पुलिस वाले बन गए हैं। मेरी कही हर बात के तारों को आपस में जोड़कर कहीं ये समझ तो नहीं गई कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मधु मन ही मन बोली। करण ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने और करीब लाकर बोला, पहला सवाल, तुमने रोहित के सामने मेरा ही नाम क्यों लिया? उसके इतना पूछते ही मधु की घबराहट बढ़ गई और वो नजरें झुकाकर सोच में पड़ गई। करण ने उसकी झुकी हुई पलकों की ओर देखकर अगला सवाल किया, मेरा दूसरा सवाल, अगर तुम किसी से इस हद तक प्यार करती थी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम करने जा रही थी, तो तुमने मीरा को ये बात क्यों नहीं बताई? वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना, और तुम तो उससे कुछ नहीं छिपाती, तो तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम रोहित से नहीं किसी और से प्यार करती हो? वो तो तुम्हारी कही हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती और उसकी गलतफहमी पल भर में दूर हो जाती। फिर तुम्हें मजबूरी में मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ती। ये सब सुनकर मधु की घबराहट और बढ़ गई। करण उसकी घबराई सी आंखों में देखकर बोला, और जिससे तुम प्यार करती हो उसकी शादी कब हुई? परसों रात। करण के इतना पूछते ही मधु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर उसका चेहरा देखकर उसने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। करण ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोला, मधु, अगर मैं इतने डीप में जाकर तुमसे ये सवाल कर सकता हूँ तो इन सारे सवालों के जवाब भी पल भर में खोज सकता हूँ, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि मैं जवाब खोज चुका हूँ। तुमने झूठ तो किसी से भी नहीं कहा, ना ही रोहित से और ना ही मुझसे, बस बातों को घुमाकर सच मुझसे छिपाने की कोशिश की है। करण की किसी भी बात का मधु कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। बोलो मधु, मेरे सवालों का जवाब दो। करण के इतना पूछते ही मधु बहुत जोर से चीखी। उसके चीखते ही करण ने घबराकर उसे छोड़ दिया। क्या हुआ? इतना बड़ा कॉकरोच? मधु करण के पीछे इशारा करके बोली तो करण ने तुरंत पलटकर देखा, पर उसके पलटते ही मधु वहां से भाग गई। करण ने पलटकर मधु की ओर देखा, पर वो वहां नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो तुम भाग गई हो मधु, पर भागकर जाओगी कहाँ? लौटकर तो तुम्हें मेरी बाहों में ही आना है। अब तुमसे कुछ भी बात करने से पहले मुझे मीरा से बात करनी होगी, क्योंकि एक वो ही है जो मुझे तुम्हारे दिल की हकीकत बता सकती, और शायद शिमला की उस रात का सच भी। उसने तुरंत टॉवल उठाया और वॉशरूम में चला गया। इधर मधु भागती हुई लिविंग रूम में आई
और एक पिल्लर से टिककर खड़ी हो गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसे अपनी दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन बोली, मधु अब तू ज्यादा देर करण से अपने दिल की बात नहीं छिपा पाएगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ तुझ पर शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया है कि तू कल रात उनकी ही बात कर रही थी। अब तो तुझे उन्हें अपने दिल की बात बतानी ही होगी, पर बताऊं कैसे? जब वो सामने होते हैं तो मेरी जुबान पर तो ताला ही लग जाता है, उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। पर मधु, तुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जब तक तू उनके सवालों के जवाब नहीं देगी वो तेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। वो अपने दांतों को काटते हुए ये सोचने लगी कि वो करण को कैसे बताए कि वो उससे प्यार करती है। वो अपनी साड़ी के पल्ले को उंगली पर लपेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता लॉन की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे अपनी बाईं ओर के गलियारे में एक बड़ी सी फैमिली फोटो नजर आई, जिसमें ऋषभ भी था। वो उस तस्वीर को देखने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तू यहाँ क्या कर रही है? सब तुझे बाहर बुला रहे हैं, चल मेरे साथ। मीरा ने इतना कहकर उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी। उसने पलटकर तस्वीर की ओर देखा और फिर मधु की ओर देखकर मन ही मन बोली, मेरे रहते तुझसे तेरी खुशियां कोई नहीं छीन सकता मधु, कोई नहीं। इससे पहले कि ऋषभ का सच तेरे सामने आए, मुझे करण को ऋषभ का घिनौना चेहरा दिखाना होगा, क्योंकि अब तेरी हिफाजत और तेरी खुशियां दोनों करण की जिम्मेदारी है। इसलिए अब करण को ही तुझे उस राक्षस से बचाना होगा। दोनों बाहर लॉन में आई तो शोभा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मधु बेटा, हमने आपको करण को बुलाने भेजा था, पर हमें तो आपको बुलाने के लिए मीरा को भेजना पड़ गया। कहाँ रह गई थी आप? आई एम सॉरी दादी माँ, वो सो रहे थे तो मुझे उन्हें उठाने में देर हो गई, मधु झिपते हुए बोली। तो अब उठ गए? शोभा ने उसकी ओर देखकर पूछा। मधु ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जी दादी माँ। उसे ऐसे हड़बड़ाया हुआ देखकर सबकी हंसी छूट गई। शालिनी ने हंसते हुए मधु की बांह पकड़ी और उसे अपने पास चेयर पर बैठाते हुए बोली, मधु तुम बैठो और नाश्ता करो, उसे जब भूख लगेगी अपने आप आ जाएगा। उससे भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। उसने मधु के सामने रखी प्लेट सीधी की और उसे नाश्ता सर्व करने लगी। मम्मा वो उठ गए हैं, बस आते ही होंगे, मधु फट से बोली। सब लोग उसे देखने लगे तो एनी मुस्कुरा दी, लगता है भाभी को भैया के साथ ही नाश्ता करना है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मधु तुरंत बोली। सब एक बार फिर से हंसने लगे तो मधु छिप गई। पर मधु की नजरें घर के दरवाजे पर थी। उसे बस यही डर था कि अगर करण बाहर आ गया तो वो उसका सामना कैसे करेगी। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो परेशान बैठी कुछ सोच रही थी। मधु ने उसकी बांह पर हाथ रखकर आहिस्ता से पूछा, तुझे क्या हुआ? तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? वो मेरा नाश्ता हो गया मधु, कल से मैंने एक बार भी पापा से बात नहीं की, मैं बात करके आती हूँ। इतना कहकर मीरा वहां से उठकर चली गई। मधु उसे जाते देखने लगी। तभी शोभा बोली, मधु यहाँ आइए बेटा, हमारे पास। मधु तुरंत उठकर उनके पास आई। शोभा ने उठकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, आपके हाथों से बने खाने ने तो हमारा दिल जीत लिया है बेटा। अब तो हम यही चाहेंगे कि हमें हर रोज आपके हाथों का ही खाना खाने के लिए मिले। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शोभा उसे एक ज्वेलरी बॉक्स देते हुए बोली, ये लीजिए बेटा, आपका नेग। मधु ने तुरंत शालिनी की ओर देखा तो उन्होंने उसे नेग लेने का इशारा किया। थैंक यू दादी माँ। मधु ने गिफ्ट लेकर फिर से उनके पैर छुए तो पास बैठी करण की नानी भी मधु को एक गिफ्ट पैकेट देते हुए बोली, ये हमारी तरफ से आपकी पहली रसोई का नेग है बेटा। मधु मुस्कुरा दी और उसने उनके भी पैर छुए। सब एक एक करके मधु को नेग देने लगे। दूसरी ओर मीरा करण से बात करने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे करण पर पड़ी। उसे देखकर मीरा के कदम वहीं रुक गए। करण ने उसे देखा तो उसके पास आकर बोला, मीरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। मीरा मन ही मन बोली, मैं तो खुद इससे बात करने ही जा रही थी, पर करण को मुझसे क्या बात करनी है। तभी करण बोला, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ मीरा, उसके लिए ये सही जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे कमरे में चलकर बात करे। मीरा ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिलाया तो करण उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा। मीरा भी परेशान सी उसे देखते हुए उसके साथ अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। रूम में आते ही करण उससे बोला, जानता हूँ तुम यही सोच रही होगी कि मुझे तुमसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी जिसके लिए मुझे यहाँ तुम्हारे कमरे में आना पड़ा। मीरा बिना कुछ कहे उसकी ओर देखने लगी, पर तभी करण बोला, मुझे तुमसे मधु के बारे में कुछ बात करनी है। मधु के बारे में? मीरा ने हैरानी से पूछा
तो करण उसकी ओर पीट करके कुछ कदम चलकर बोला, मीरा मैं जानता हूँ कि तुम और मधु बचपन की दोस्त हो और एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाती, इसलिए तुमसे बेहतर मधु को और कोई नहीं जान सकता, और अगर मुझे मधु के बारे में कुछ जानना है तो वो मुझे सिर्फ तुम बता सकती हो। करण की बातें सुनकर मीरा ने मन ही मन कहा, ये करण मधु के बारे में ऐसी कौन सी बात करना चाहता है, क्या जानना चाहता है उसके बारे में। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, मीरा तुम्हें मधु को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई कि वो रोहित से प्यार करती है। उसका सवाल सुनकर मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। करण उसे देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा तो मीरा तुरंत बोली, वो रोहित ने मुझसे कहा था कि वो मधु से प्यार करता है, पर मधु उससे प्यार नहीं करती, ये बात तो तुम जानती थी ना, करण ने पूछा। मीरा कोई जवाब नहीं दे सकी तो करण उसके पास आकर बोला, मधु तुमसे कोई बात नहीं छिपाती मीरा, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके दिल में रोहित के लिए या फिर किसी के लिए कोई भी फीलिंग्स होती तो वो सबसे पहले तुम्हें ही आकर बताती है ना। हाँ, मीरा सिर झुकाकर बोली। करण वही रखी एक चेयर पर बैठा। मीरा, मधु अब मेरी पत्नी है, इसलिए उसके बारे में जानने का मुझे पूरा हक बनता है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। मीरा ने टेबल पर रखी मधु और अपनी तस्वीर उठाई और उसे देखकर बोली, करण मधु की जिंदगी बचपन से ही बहुत उलझी हुई है। वो नाजायज शब्द के साथ इस दुनिया में आई है। उसका पूरा बचपन अपनी सौतेली माँ के तानों के साथ बीता है। आरती आंटी ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरना तो दूर, कभी उसे प्यार से देखा भी नहीं। उनकी नफरत मधु के लिए तब और बढ़ गई जब उसे बचाने में मोहन अंकल को पैरालाइज हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक से उस पर आ गई। किस्मत से उसे रोहित के घर उसकी दादी का ख्याल रखने का काम मिल गया। मधु अपनी पढ़ाई और काम दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी, पर तभी अचानक तुम उसकी जिंदगी में आ गए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुमसे छिपा नहीं है। ये सब मैं उसके बारे में बहुत पहले ही जान चुका हूँ मीरा, करण उसकी ओर देखकर बोला। तो मीरा फिर से बोली, दिल्ली वाले हादसे के बारे में मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। क्या कोई और भी बात है जो तुम्हें मुझे आज ही बता देनी चाहिए? करण के इतना पूछते ही मीरा मन ही मन बोली, मधु ने तो मुझे बताया था कि करण को उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर करण मुझसे क्या जानने की कोशिश कर रहा है? वो सोच में पड़ गई, पर करण उसका परेशान चेहरा देख रहा था। पर तभी अचानक मीरा को शिमला वाली बात याद आ गई और वो करण को एकटक देखने लगी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं करण को शिमला वाले हादसे की भनक तो नहीं लग गई। तुमने जवाब नहीं दिया मीरा, तभी करण ने पूछा। मीरा अभी भी कुछ नहीं बोल सकी, पर करण बोला, शिमला में जब मैंने मधु को गुंडों से बचाया था और मैं उसे गेस्ट हाउस लेकर गया था, तो तुमने कहा था कि ये शिमला में उसके साथ दूसरा हादसा हुआ है। करण के इतना कहते ही मीरा घबरा गई। क्या वहां कोई और हादसा भी हुआ था? तभी करण ने फिर से सवाल किया। मीरा मन ही मन बोली, हे महादेव, करण शायद उसी हादसे के बारे में जानना चाहता है, पर मधु ने तो अब तक इसे कुछ नहीं बताया, तो इसे ये बात पता कैसे चली? कहीं रोहित ने मधु और करण के बीच गलतफहमी क्रिएट करने के लिए इसे शिमला वाली बात तो नहीं बता दी? नहीं नहीं मीरा, रोहित ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मधु को चाहता तो था, पर उसे हासिल करने के लिए उस राक्षस की तरह पागल नहीं है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर वहां क्या हुआ था ये तो सिवाय मेरे और मधु के कोई नहीं जानता। करण को अगर ये सच पता चला तो हो सकता है कि मधु से उसकी सारी खुशियां छिन जाए। नहीं मीरा, करण को कुछ मत बताना, ना ही शिमला के हादसे के बारे में और ना ही ऋषभ के बारे में, क्योंकि ऋषभ इसका सगा भाई है। अगर करण ने तेरी और मधु की बातों पर यकीन नहीं किया तो तुझे ऋषभ के खिलाफ कुछ भी कहने से पहले एक बार मधु से बात करनी होगी। करण ने उसे इतना परेशान देखा तो मन ही मन बोला, ये मीरा के चेहरे की हवायां क्यों उड़ गई है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। करण फिर से कुछ पूछने जा ही रहा था, पर तभी मीरा उसकी ओर देखकर बोली, और कोई बात नहीं है करण। शिमला में जब मधु को आपने बचाया था, उसके एक दिन पहले मधु बर्फ पर गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी। बस इसलिए मैं उसके लिए थोड़ा परेशान हो गई थी, और कोई बात नहीं है। करण ने उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो मीरा? मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगी करण? मीरा अकड़ते हुए बोली। करण हल्के से मुस्कुराया, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया मीरा। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी तो करण ने उठकर उसके हाथ से मधु की तस्वीर ली
और बोला, मुझे नहीं पता मीरा कि शादी वाले दिन तुम्हारे और मधु के बीच क्या हुआ, पर उस दिन मधु रोते हुए छतरी पर आई थी। वहां उसने मुझे रोहित समझकर ये कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और न ही कभी करेगी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है जो उसे कभी नहीं मिल सकता, पर वो उससे इतना प्यार करती है कि वो अपनी सारी जिंदगी अकेले उसके प्यार के सहारे काटने के लिए तैयार है। पर उसने उस दिन उस इंसान का नाम नहीं लिया था। मीरा, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इंसान कौन है जिससे मधु प्यार करती है। आपने ये सवाल मधु से क्यों नहीं पूछा? तभी मीरा ने पलटकर उससे ही पूछ लिया। करण ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मधु को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंचे। शादी के बाद अगर मैंने उससे ये सवाल किया तो हो सकता है कि वो मुझे गलत समझ बैठे। तुमसे बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मधु ने ये शादी तुम्हारी खातिर की है और वो तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाती। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना मीरा। अगर मधु किसी से प्यार करती है तो वो किसी और से नहीं, तुमसे प्यार करती है करण। तभी मीरा उसकी बात काट कर बोली। करण उसे बिना पलके झपकाए देखने लगा तो मीरा फिर से बोली, हाँ करण, मधु तुमसे बहुत प्यार करती है और उस रोज वो रोहित से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। वो तुम्हें नहीं पा सकती, ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि तुम रिद्धिमा से शादी करने जा रहे थे। ये सब सुनकर करण सोच में पड़ गया तो मीरा फिर से बोली, मधु तुम्हारे और रिद्धिमा के बीच नहीं आना चाहती थी और उसे ये भी लगता था कि तुम उससे नफरत करते हो, इसलिए वो तुमसे कभी कुछ नहीं कह पाई और शायद कभी कह भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे हमेशा ही ऐसा लगता है कि वो जिससे भी प्यार करती है वो उससे दूर हो जाता है। उसके इतना कहते ही करण खुद को संभालने के लिए काउच पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। मीरा रुआदी सी आवाज में बोली, करण वो तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे प्यार करते हो। करण, उसने बचपन से बहुत दर्द सहा है, इसलिए खुशियाँ क्या होती है ये उसे पता ही नहीं है। कभी किसी चीज को अपने लिए पाने की चाहत नहीं की उसने, हमेशा बस अपने परिवार के लिए जीती आई है। तुमसे प्यार करने के बाद भी उसने कभी तुम्हें पाने का ख्वाब नहीं देखा, इसलिए वो तुमसे दूर उदयपुर चली गई थी, पर उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारी ही शादी प्लान करने वहां आई है। उसने कई बार तुमसे दूर जाने की कोशिश भी की करण, पर किस्मत उसे हर बार तुम्हारे ही पास ले आई। मीरा बोले जा रही थी और करण को हर वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने मधु की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। मीरा फिर से बोली, करण आज मैंने मधु को इतना खुश देखा है जितना सारी जिंदगी में कभी नहीं देखा। प्लीज मधु से अब उसकी मुस्कुराहट कभी छीनने मत देना, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। बहुत तरसी है वो प्यार के लिए, इसलिए उससे इतना प्यार करना कि वो ये भूल जाए कि दर्द क्या होता है। मीरा की बातें सुनकर करण खुद को संभाल कर उठ खड़ा हुआ और मीरा से बोला, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बताया है मीरा। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ जीते जी मधु का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसे इतना खुश रखूंगा कि दर्द का नामो निशान तक उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगा। बस तुम मुझसे एक वादा करो, मधु को नहीं बताओगी कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं उसके प्यार का इकरार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बताऊंगी। करण मुस्कुराते हुए जाने लगा, पर दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर मीरा से पूछा, क्या मधु जानती है मीरा कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ? मीरा ने ना में अपना सिर हिला दिया तो करण फिर से बोला, प्लीज मीरा, मधु को ये भी मत बताना कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं खुद उसे अपने तरीके से बताना चाहता हूँ। नहीं बताऊंगी, मीरा मुस्कुराते हुए बोली। तो करण भागता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा खुशी से नाचने लगी, पर फिर वो अचानक से रुक गई और बोली, शिमला वाला सच, भले करण और मधु के बीच दीवार ना बने, पर जिस दिन ऋषभ की हकीकत सामने आएगी उस दिन पता नहीं क्या होगा। मधु को जब ये पता चलेगा कि वो राक्षस उसके पति का बड़ा भाई है तो उसके लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हे भोलेनाथ, इससे पहले कि ऋषभ का सच सबके सामने आए, करण और मधु को हमेशा के लिए एक कर दो, क्योंकि हो सकता है कि सच बाहर आने के बाद ये परिवार मधु के खिलाफ खड़ा हो जाए। उस पल करण का मधु के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होगा। मधु को इतनी सारी खुशियां देने के बाद उससे उसकी खुशी मत छीनना भगवान, प्लीज। इधर शांति ने शालिनी से पूछा, शालू तुम्हारी ऋषभ से कोई बात हुई है क्या? जब अपने बेटे की खबर तुम्हें नहीं होती तो शालू को कैसे कुछ पता होगा? तभी वनराज गुस्से में बोले। उन्हें गुस्से में देखकर शांति कुछ नहीं बोल पाए,
पर शालिनी सिचुएशन संभालते हुए बोली, भाभी मैं उसे कल से फोन कर रही हूँ, पर उसका फोन नहीं लग रहा है। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वो कहीं भी हो मेरा फोन जरूर उठाता है। मैं करण से कहती हूँ वो ऋषभ के बारे में पता लगाएगा। किसी को उसका पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी में बहुत पीली होगी, हैंगओवर नहीं उतरा होगा उसका, इसलिए घर नहीं आ रहा। नशा उतरते ही अपने आप घर आ जाएगा, वनराज गुस्से में बोले। वहां बैठे सब लोग उन्हें देखने लगे, पर उन्होंने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और फिर से बोले, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बलदेव तुम साथ चल रहे हो ना? जी भाई साहब। बलदेव भी इतना कहकर उठ खड़े हुए और वनराज के साथ वहां से चले गए। दोनों के जाते ही शोभा शालिनी से बोली, मधु की पहली रसोई की रस्म तो हो गई, अब मधु की मुंह दिखाए की रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं। मुंह दिखाए और मधु की? शांति ने हैरानी से पूछा। सब लोग उनकी ओर देखने लगे तो शांति मुस्कुराते हुए बोली, माँ शायद आप भूल गई है कि दुनिया की नजरों में करण की शादी मधु से नहीं बल्कि रिद्धिमा से हुई है, तो हम मधु की मुंह दिखाई कैसे कर सकते हैं? ये मुंह दिखाई नहीं, हमारे परिवार की जग हंसाए होगी, इसलिए अच्छा होगा अगर हम ये रस्म ना करें। और वैसे भी इस लड़की की वजह से पहले ही हमारे परिवार की इज्जत बहुत उछल चुकी है, अब हमारा और तमाशा ना बने, इसलिए बेहतर होगा इस रस्म को परिवार वालों के बीच ही कर लीजिए। पर उसकी बातें सुनकर मधु के चेहरे की मुस्कान गुम हो गई और बाकी सब भी सोच में पड़ गए। शांति ने अपनी बात खत्म करके मधु की ओर देखकर पूछा, वैसे पग फेरे के लिए तुम्हारे मायके से तुम्हें कोई लेने आएगा या नहीं बहू? उनके इतना पूछते ही सब लोग मधु की ओर देखने लगे। मधु कोई जवाब नहीं दे पाए और उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी, पर तभी करण ने उसकी कलाई पकड़ ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।